बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 2 दादी माँ पर चर्चा करेंगे। आज इस पाठ का अध्ययन करते हैं हम लोग। इस पाठ के जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद सिंह हैं। आइए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में जानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में हुआ था और जो इनका परिवार था वो ज़मींदार परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु जो है वो 28 सितंबर 1998 में हुई थी। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी और जो इनकी भाषा है जिसमें इन्होंने साहित्य लिखा है अपना, वह भाषा इनकी हिंदी है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग वैतरणी, अंधकूप, आधुनिक परिवेश, अस्तित्ववाद, ये सारी पुस्तकें हैं इनकी। आइए इनके जो विधाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में जाने अलग अलग रूप में, जैसे कि उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। उपन्यास से हैं इनके अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलोस, हनोस, दिल्ली दूर अस्त, औरत, वैश्वानर। कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग गुजरी, भेदिए। जो इनके निबंध संग्रह हैं वे हैं शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्देक। और जो रिपोर्टाज है वह एक है अंतरिक्ष के मेहमान। एक इनका नाटक है घाटियाँ गूंजती हैं। और आलोचना है इनकी विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, ये सब। और इनकी एक जीवनी है उत्तर योगी श्री अरविंद। और संपादन है शांति निकेतन से शिवालिक तक। इन्हीं का ही जो पाठ है वो दादी माँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दादी माँ नाम सुनते ही एक प्रभावकारी छवि जो है वो हमारे सामने आ जाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं। दादी माँ हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। बच्चों, हमें दादी माँ का जो नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है। तो फिर यहाँ पर लेखक ने भी अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं उसको। कमज़ोरी ही अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ बच्चों, हमारे जो ज़रूरी नहीं है जो हमारे सामने हमारी तारीफ़ करे वो पीछे हमारे बारे में सही बोलता हो। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार का जो महीना होता है वो हिंदी जो विक्रम संवत कैलेंडर होता है उसके अनुसार होता है और ये सितंबर के महीना जो होता है वो होता है क्वार का महीना। ठीक है, तो क्वार के दिन आ गए हैं जिसमें सर्दी होती है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, गेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है
और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। क्योंकि अगस्त का जो महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा बरसात होती है और वो बरसात का पानी जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ भर जाता है, और जो गांव के एरिए होते हैं, गांव का जो क्षेत्र होता है, ज़्यादातर कीचड़ भरा होता है। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी जो उस समय के जो वातावरण है, जो उस समय की स्थितियाँ हैं, जो स्थान है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय, जलाशय मतलब तालाब जो होते हैं, इस तरीके के, मतलब जहाँ पानी भरा रहता है, जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वास्तव में बच्चों, हर मौसम की अपनी ही एक बात होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम सर्दियों को याद करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम गर्मियों को याद करते हैं, हम बरसात को भी याद करते हैं। तो इसीलिए हर मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अब आषाढ़ कब होता है बच्चों? आपको हिंदी के जो महीने हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कि जो पहला जो महीना है हिंदी का, वो चैत्र से शुरू होता है, जैसे कि जो हमारा जनवरी से शुरू होता है। लेकिन हिंदी कैलेंडर में जो विक्रम संवत कैलेंडर होता है उसमें हमारा जो महीना है प्रथम, वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद क्या आएगा? आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें, ठीक है। इस समय बहुत गर्मी होती है जो सावन से पहले आता है, तो उस समय की बात कही गई है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, मतलब जुलाई का जो महीना होता है उस समय। चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। जो अगहन का महीना होता है, क्वार के बाद कार्तिक आता है, और कार्तिक के बाद फिर अगहन आता है, ठीक है। तो अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा आप लोग जानते ही हैं, जो चावल को कूटकर बनाया जाता है। चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत्र के दिनों में लाई के साथ, चैत्र मतलब होता है कि जो चैत्र का पहला महीना होता है उसको चैत्र बोला गया है यहाँ पे, चैत्र। तो जो पहला जो नवरात्रि होता है वो चैत्र का प्रथम दिन होता है। तो चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। गुड़ की पट्टी, जैसे कि गुड़ को उबाल करके, गुड़ को उसको गैस पर गर्म करके पट्टी बनाई जाती है, तो गुड़ की पट्टी ना मिले। अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्या बच्चों, आप लोग भी इस तरीके के आपने गतिविधि की है कि आप लोग भी पानी में कूदे हैं? हाँ, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो जन्म है वो गांव का है। तो यहाँ पर ये चीज़ वास्तव में अनोखी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको हम अपनी स्मृतियों से भुला नहीं सकते। ये बहुत अच्छी स्मृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी मतलब अपनी गांव की, अपनी जीवन के बारे में यहाँ बताया है कि मतलब वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय में जो पानी भरा रहता है और जो क्वार के महीने में, और जो गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब वो उनको कूदना ही आवश्यक था, ज़रूरी होता था उस समय पे। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब हुड़क मतलब मुझे याद आ रही थी उसको ऐसा करने की, मतलब मैं हुड़क हुड़क मतलब हुड़क करना, उस चीज़ को याद करना, उस चीज़ को करने के लिए उत्सुक रहना, ये है हुड़क करना। तो मैं हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था। अब यहाँ पे लेखक को अफसोस हो रहा है कि भाई मैं थोड़े दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि वो पानी में पहले कभी कूदता नहीं था, लेकिन दोस्तों को जब देखा, मित्रों को देखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो जलाशय में कूद गया, और वहाँ भीगने के कारण उसको क्या हुआ? बुखार आ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। हम बच्चों को भी ज़्यादातर अच्छा लगता है कि हाँ बुखार आ जाए, बुखार में हमें ही ये सब चीज़ें खाने को मिलेंगी, है ना। ये ऐसा होता है,
लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी बुखार अच्छा लगता था, लेकिन इस बार जो मुझे बुखार चढ़ा वो कैसा चढ़ा कि वो फिर बहुत देर में उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थीं। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। सन मतलब जो सफ़ेद कलर की एक रस्सी टाइप से होती है सन। तो जो दादी माँ के जो बाल थे बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे सारे, तो इसीलिए यहाँ पर उनके जो बालों की जो कंपेयर है या तुलना जो है वो सन से की गई है। और उनके बालों से क्या हो रहा था, पानी टपक रहा था, मतलब वो नहा कर आई थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, मतलब आई और उन्होंने देखा कि हाँ भाई वो लेखक जो है वो छोटे बालक हैं और वो बीमार पड़े हुए हैं, और फिर उन्होंने उनको चेक किया कि पेट छुआ और सर छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो उन्होंने क्या किया, उनके माथे पर मिट्टी लगाई, कहीं से वो एक मिट्टी लेकर आई थी। शक्तिधारी मतलब जैसे कि आप विभूति भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने लगाई उनके। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, झलती मतलब पंखा जो हाथ वाला पंखा होता है, तो उस पंखे से उनकी हवा करती। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जलते हुए हाथ पैर मतलब जब बुखार बहुत तेज़ होता है तो हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तपता है शरीर, तो इस समय पर वो उनके हाथों को सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उस पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब वो दादी माँ इतना प्रेम करती थी लेखक से, क्योंकि वो उनके पोते थे, और इतना प्रेम करती थी कि वो सबको मतलब कि ये चाहती थी कि सब उनकी देख रेख करें, और बेबी उनकी देख रेख करती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। हाँ, अभी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो पहले के ज़माने के लोग होते थे और अभी भी बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो जानते हैं कि जड़ी बूटियों के द्वारा हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और बहुत सारी क्या, क्योंकि जो आयुर्वेद है उससे हमारी ज़्यादातर सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जो आधुनिक दवाइयाँ हैं या एलोपैथी दवाइयाँ हैं, इससे तो सिर्फ जो हमारा कोई भी बीमारी होती है वो सिर्फ ऊपर से असर किया जा करती है दवाई, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं वो उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो जो बूढ़े लोग जो एक्सपीरियंस जो अनुभवी लोग होते हैं तो उन्हें ये सब दवाएं पता होती हैं। तो दादी माँ को भी ये सब दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, क्योंकि वो कैसी थी, बहुत अनुभवी महिला थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। हाँ, पहले जब जो वैद्य होते थे या जो जिनको जानकारी होती थी उनको चेक करने के लिए किसी भी आधुनिक यंत्र की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे कि स्टेथोस्कोप वगैरह, उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। वो हाथ की नाड़ी देख कर के बता देते थे कि आपको परेशानी क्या है ना। तो पहले का जो विज्ञान था वो अब से कहीं ज़्यादा समृद्ध था। तो ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि यहाँ कुछ बीमारियों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि मलेरिया, सरसाम। सरसाम मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है, उसको सरसाम बोलते हैं। निमोनिया भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाना, इस तक का उन्हें अनुमान लगा लेती थी और विश्वास के साथ सुनाती थी। महामारी, जैसे कि अभी महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो इन सब चीज़ों का इलाज भी अनुभवी व्यक्ति जो हैं उन सभी के पास इन सब चीज़ों से बचने का उपाय भी होता है। तो इसीलिए हम एक तरीके से बोलते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि जो हमारे अनुभवी जो हमारे पूर्वज हैं वो उन्हें पता है कि कब क्या होगा और किस चीज़ का क्या उपाय है।
कार्तिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, जैसे कि स्त्रियों की बीमारियां होती हैं उन लोगों को, जैसे महामारी होती है उसके लिए कहा गया है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप देना, ये सब उनका काम था। सफाई कोई उनसे सीख ले, बहुत ज़्यादा सफाई प्रिय थी वो। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। मतलब वो बहुत ज़्यादा सफाई रखने वाली थी, उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, है ना। तो अभी भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है और बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ तरीके से रहना है। तो इस चीज़ का ध्यान हम पहले से ही क्यों ना रखें, सिर्फ हम ये क्यों इंतज़ार करें कि हमें किसी चीज़ से बचने के लिए। तो सफाई का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की। मतलब अभी भी बुखार आता है जो उनको, जो लेखक हैं, लेकिन अभी वो बड़े हो चुके हैं और दादी माँ उनके पास नहीं हैं। तो क्या होता है, नौकर उनको पानी दे देता है और जो मैस महाराज हैं, मतलब जो उनके जो कुक हैं, वो खाना बना देते हैं, खिचड़ी बना के रख देते हैं। लेकिन जो प्यार दादी माँ दिखाती थी, जिस प्यार से खिलाती थी, वो प्यार अब लेखक को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब भी आकर सिर्फ नाड़ी देख जाते हैं, लेकिन दादी माँ क्या करती थी, बार बार छू कर देखती थी उसको, है ना। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने घर ठहरा, पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। हाँ बच्चों, जब हमारे घर में वृद्ध लोग जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे भले ही वे कोई काम ना करें, लेकिन जो उनकी उपस्थिति है वो उस घर को महकाए रखती है उनके बड़प्पन से। और हम उनसे कुछ भी पूछ कर उनके अनुभव के आधार पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं और निकसार मतलब जो बाहर बरामदा होता है उस जगह पर वो किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। रामी किसी का नाम है और उनकी चाची थी। सो ना होगा धन्नी, क्या नाम था उनका, धन्नी नाम था। रुपए मैं सूद के आज दे दे, सूद मतलब होता है ब्याज। तो जो वो क्या करती थी, वो किसी की मदद भी किया करती थी, जिसको ज़रूरत होती थी, और वो ब्याज उनसे लिया करती थी। तो वो बोल रही हैं, उसको डांट रही हैं और बोल रही हैं कि रुपए जो हैं, जो तुमने लिए हैं, वो मैं सूद यानी सूद के साथ आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर ताक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस तरीके का मतलब दादी माँ उसको बोल रही हैं। दूंगी मालकिन,
रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और क्या बोली कि मैं दूंगी मालकिन, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं क्योंकि वो सफाई प्रिय थी, तो इस तरीके से उनसे बोली कि आप पीछे हटो और मैं अभी नहाकर आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो यहाँ पर लेखक ने ये बात कही है कि दादी जाने दो, उसको पैसे दे दो। तो लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और चल, अब दादी माँ कहती हैं चल चल, चला है समझाने, उनको भी डांट देती हैं दादी माँ। अब आगे क्या होता है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है हमारी मालकिन का, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने बेहवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, यहाँ पर जो धन्नो है यानी धन्नी है, उसने बताया कि जो दादी माँ हैं वो उनको दादी माँ के लिए वो क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही है। तो लेखक ने पूछा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो धन्नो ने बताया कि जो दादी माँ हैं वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और कहा है कि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। अब लेखक ने पूछा कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो यहाँ पर धन्नी कहती हैं कि वह तो बड़े लोगों का काम है, जो बड़े होते हैं वो डांटते भी हैं, तो हमें उनकी डांट का कभी बुरा नहीं लगाना चाहिए। तो इससे हमें सीख मिलती है कि ये बड़े अगर हमें डांटते भी हैं तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं और हमें उसको तब की बुरा नहीं मानना चाहिए उस सब का। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। मतलब एक नाट्य होता है, जब शादी होती है तो बारात चली जाती है तो पीछे से सभी औरतें जो है मिलकर एक नाट्य प्रस्तुत करती हैं, जिसमें शादी विवाह से संबंधित नाटक होता है। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान मतलब ग्राउंड, एक तरीके से कह सकते हैं आंगन, ठीक है। दालान मतलब जो आंगन होता है, इस तरीके से। तो वहाँ सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुँचा था। हाँ, वह भी जो बारात चली गई थी उसके बाद पहुँचा, तो वो भी बारात में नहीं जा सका था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति मतलब ये कहा कि ये जो है कि ये आदमी है या फिर ये फीमेल नहीं है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ये गतिविधि करने वाले हैं। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। बेबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं,
अभयदान मिल जाता है। हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना बच्चों, कि जब हम कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलती कर देते हैं तो दादी माँ हमें बचा लेती हैं, है ना। तो दादी माँ हमसे बहुत प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर लेखक भी यही बता रहे हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थीं। संसार उन्हें धोखे की रट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। हाँ, जैसे कि आजकल भी देखा जाता है कि जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी कुछ लोग अपने नाम के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि उनके पिता ने उनकी दादा की जब मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद में उन्होंने अतुल संपत्ति, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतनी संपत्ति उन्होंने व्यय कर दी, खर्च कर दी थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। पछुआ मतलब पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाएं। तो और पाला पड़ता, पाला मतलब जैसे कि कोहरा, इस टाइप से कोहरे की जो शीत ठंड जो थी वो हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर मतलब जिसमें हमेशा स्नेह रहता था, और आज क्या है, आज उन आँखों में आंसू थे, और जो पहले कभी लेखक ने नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोलीं। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। और लेखक ने कहा, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। मन मारे मतलब उदास होकर। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर आया मतलब उनकी जो आंखों के आंसू थे, और उन साथ साथ उनका कंठ भी, उनका गला भी भर गया, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो आंसू के साथ साथ हमारा गला भी रुंध जाता है। तो वही स्थिति यहाँ दादी माँ के साथ हुई। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर मतलब संभाल कर। ये उनके वंश की निशानी है। उनके मतलब उसके लेखक के दादाजी के वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हमें अपना आगे और पीछे का सोच करके हमें चलना चाहिए, और उसी तरीके से हमें अपने धन व्यय करना चाहिए। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी।
शापभ्रष्ट देवी जिसने शाप से मुक्त कर दिया हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। और यहाँ पर जो लेखक हैं अपनी दादी माँ की इतने सारे वृत्तांतों को याद करते हुए सोच रहे हैं, और ये कहानी उसी सोच से, उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के ये कहानी लेखक ने लिखी है। आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने ठीक से समझा होगा। इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं या शब्दार्थ हैं वो आपको PDF के माध्यम से दे दिए जाएंगे, और आप उनको स्वयं नहीं, उनके उत्तर भी होंगे और एक प्रश्न होगा जिसको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, धन्यवाद।